So I'll just give a very small. I won't give a long gyan. Don't worry. I am not in a. I'm not a person who will give you a lot of gyan, but I'll give you a very simple idea that what actually you can expect from mathematics in class 11 and 12, and how is it slightly different from the mathematics which you have studied in class 9 and 10. So welcome everyone. Those many people have joined in new. So welcome guys. And this particular, so I am Aditya Goenka and I take care of mathematics at Face the Book, one of the co-founders of it also. So क्लास 9 एंड 10 में जो मैथ्स आप सीखे थे दे वेर द फंडामेंटल्स, दे वेर द बेसिक मैथ्स. और अब जो 11 12 में आप सीखोगे उसमें उसको आप बेसिक मैथ्स को अप्लाई करोगे फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग इज यू विल अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज इन मैथमेटिक्स, और उसमें अलग मजा भी है. सो ऐसा नहीं है कि 11 12 का मैथ्स में मजा नहीं है. It's very difficult. Obviously, थोड़ा complex है. See, I am a maths teacher and मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि यार कुछ नहीं है, मैथ्स बड़ा इजी है, हो जाएगा. I will not want you to take it lightly. Why? Because ये उतना लाइट नहीं है as compared to class 9 and 10. This is a fact. मैं कुछ भी झूठा बात नहीं करूंगा. I'll give straight true facts in front of you. जो 11 12 में मैथ्स है, it is a bit complicated. It is a bit more conceptual. आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, थोड़ा एफर्ट दोगे, तो दिस सब्जेक्ट इज एक्चुअली गोइंग टू बी one of the most important and one of the most crucial subjects you have studied. क्यों सर, क्यों? सबसे पहला बात, सबसे एकदम जनरल बात पे आते हैं, कोई भी बुकिश नॉलेज पे आते नहीं है. अपने 11 12 में सब हर एक स्टूडेंट सबसे अच्छा पढ़ाई क्यों करता है 11 12 में, क्यों मेहनत करता है? बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाने के लिए. बोर्ड में अच्छा मार्क्स अगर आपका आ गया, क्यों लाते हैं बोर्ड में अच्छा मार्क्स? ताकि एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो सके. अब आई एम श्योर एवरीवन हु हैज जॉइंड नाउ इज बेस्ड आउट ऑफ कैलकाटा. तो कैलकाटा में अच्छे कॉलेजेस क्या है? सेंट जेवियर्स. सर आप क्या पूछ रहे हो, ये भी कोई पूछने की बात है, राइट? तो सेंट जेवियर्स इज द मोस्ट सॉट आफ्टर कॉलेज. सबका सपना यही होता है, कॉमर्स जो भी लेते हैं, कि यार जेवियर्स में पढ़ेंगे. ऑब्वियसली मेनी पीपल वांट टू गो टू श्रीराम कॉलेज आल्सो, एसआरसीसी, जो कि दिल्ली में है, बट उसका क्राइटेरिया इज वेरी वेरी हाई. मतलब आपको 98% लाना पड़ेगा बोर्ड्स में, तब जाके आपको एसआरसीसी में एडमिशन मिलेगा. तो एसआरसीसी हो गया, सेंट जेवियर्स. तो सेंट जेवियर्स जैसा क्रीम कॉलेज में अगर आपको जाना है, तो आई एम श्योर यू हैव हर्ड फ्रॉम योर सीनियर्स दैट मैथ्स इज कंपल्सरी इन सेंट जेवियर्स. अगर आपका मैथ्स नहीं है तो दे वोंट लेट यू इन मोस्ट ऑफ द केसेस. अब अगर आप तीसरा रास्ता खोजोगे तो जरूर आपको कहीं से भी एंट्री मिल जाता है. I won't go into that again, but because there are many other areas like sports scholarships etc. But mostly you have to have maths in order to get selected in St. Xavier's College, right? So now ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैथ्स की. और दूसरा, सिर्फ कॉलेज ही नहीं यार. सपोज अगर आप अब अभी कॉमर्स में आप पढ़ाई कर रहे हो, आप क्या एम कर रहे हो? आप सीए बनने का एम कर रहे हो, या फिर आगे जाके आप सोच रहे हो कि मैं एमबीए करूंगा? जो भी कर लो, जो भी कर लो, यू विल हैव मैथमेटिक्स. सीए फाउंडेशन में तो मैथ्स है, और एमबीए का एग्जाम में भी मैथ्स है. सो टुडे I think I have told enough about what maths is and why you need 11 and 12 mathematics, even if you are in commerce. सिर्फ साइंस वालों को मैथ्स नहीं चाहिए. Now the next thing is the topic which I have chosen today. The topic which I have chosen today is permutations and combinations. Now this is a very very interesting topic, and सबसे अच्छा पार्ट इस टॉपिक का क्या है मालूम है? कि इसमें कोई थ्योरी नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं रटना, कोई थ्योरी नहीं पढ़ना इसमें. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. चलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं. दिस इज आवर चैप्टर इन क्लास 11 मैथमेटिक्स. तो वी विल ट्राई टू गेट
Yes, yes, Shirsh, please you can. सर आरडी शर्मा में तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? आरडी शर्मा में परम्यूटेशंस एंड आरडी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जो चैप्टर है, कौन से आरडी शर्मा को फॉलो कर रहे हो आप? सर आरडी शर्मा क्लास 11। आरडी शर्मा क्लास 11 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस नहीं है। यू हैव अ सिंपल क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, इसका आंसर क्या होगा मेरे को बताओ, 1 और 2 दोनों का। These two are not options, ये दो पार्ट है क्वेश्चंस के जिसका आंसर आपको बताना है। सो फर्स्ट टेल मी नंबर 1 का आंसर क्या होगा, नंबर 2 को छोड़ो, पहले नंबर 1 का मुझे आंसर बताओ। पहले मुझे नंबर 1 का आंसर बताओ कि नंबर 1 का आंसर क्या होगा। सो अबीर इज टेलिंग 20 ways, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो, एक चीज समझने की कोशिश करो। दिस इज द क्लास ऑफ विच सब्जेक्ट? मैथ्स। मैथ्स क्लास में अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं मैथ्स नहीं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं थ्योरी की तरफ बोलते जा रहा हूँ और आप सुनते जा रहे हो। तो इफ यू आर इन अ मैथ्स क्लास यू मस्ट हैव अ पेन एंड पेपर, और आप जो क्वेश्चन में दे रहा हूँ उसको सॉल्व करो। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे और मुझे आंसर्स नहीं दोगे, आंसर्स वाया चैट दे सकते हो या फिर ऑडियो के थ्रू भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बट you have to participate, right? Everyone has to participate. right answer दो या wrong answer दो, वो एक दूसरी बात है। वो तो wrong answer को right करने के लिए मैं आया हूं ना, बट आप आंसर तो दो, ट्राई तो करो। So Shears is also giving me answer one way. What about you guys? पीयूष, ठीक है पीयूष, पुअर इंटरनेट कनेक्शन है ये मैं मानता हूँ कि अभी बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अभी तक सोल्यूशन आया नहीं है इसका। तो देखो, अगर जो भी पॉसिबल होता है आंसर मुझे चैट में दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट अबाउट ज्योतिष्का? ग्रेट। व्हाट अबाउट ज्योतिष्का एंड विक्रम? Adya has given me the answer no. Chalo, let me discuss this one and then maybe you will get motivated to solve the next one. क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि रवि हैज हिज IIM अहमदाबाद इंटरव्यू 2 days later। तो ये तो खाली कहानी है कि रवि एक बेसिकली रवि एक आदमी है जो कि एक गारमेंट स्टोर में एक ड्रेस खरीदने आया है। विक्रम, क्वेश्चन मैं वही क्वेश्चन समझा रहा हूं, मैं ध्यान से देखो। रवि एक गारमेंट स्टोर में एक ड्रेस खरीदने आया। सपोज रवि पैंटालून्स में गया, क्योंकि रवि का एक इंटरव्यू है तो रवि को कपड़ा अच्छा चाहिए ऑब्वियसली। तो वो पैंटालून्स में गया, वहां पे जाके वो ही इज बाइंग अ ड्रेस। अब वो जब स्टोर में घुस रहा है तो स्टोर में घुसने के बाद वो क्या नोटिस कर रहा है कि उसके पास, उसके सामने क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो उसके सामने देयर आर दीज ऑप्शंस अवेलेबल, 20 ट्राउजर्स। 20 ट्राउजर्स का मतलब क्या हुआ? सपोज एक डेनिम का जीन्स है, एक डीजल का है, एक, मेरे को उतना ब्रांड्स पता नहीं है, आई एम वेरी बैड एट इट, बट आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड। एक सपोज इसका है, एक एलन सोली का है, ऐसे करके सपोज बहुत सारा ट्राउजर है T20 तक, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे दिया, मेरे को सिंस एलन सोली और लिवाइस ये सब नाम उतना पता नहीं है, तो मैं T1 T2 T3 करके T20 तक दे दिया। चलो मान लेते 20 ट्राउजर उसके सामने है और 30 शर्ट्स दिख रहा है उसको। तो चलो 30 शर्ट्स में कर देता हूँ S1 S2, पीटर इंग्लैंड, टर्टल, ये सब 2-3 नाम मेरे को पता है, बैड एट इट आई टोल्ड। तो ये हो गया अप टिल S30। इतना तक सबको समझ में आया कि नहीं? पहले मुझे ये बताओ। देखो, मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को भी मेहनत करवाऊंगा। तो जो भी मैं कुछ भी पूछूं तो चैट में एटलीस्ट यस या नो जरूर आंसर करो, ताकि ऐसा लगे कि हाँ क्लास चल रहा है, आप भी समझ रहे हो, राइट? तो
सिर्फ यस या नो मुझे बता दो कि हाँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मेरे को भी पता चलते रहेगा। तो अभी देखो ये 20 ट्राउजर्स एंड 30 शर्ट्स तो उसके सामने आ गया। अब क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन इज देयर इन हाउ मेनी वेज कैन रवि बाय वन शर्ट एंड वन ट्राउजर। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, विक्रम आप सुन रहे हो ना क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था। क्वेश्चन ये पूछ रहा है दैट इन हाउ मेनी वेज कैन रवि बाय वन शर्ट एंड वन ट्राउजर, उसको एक शर्ट और एक पैंट खरीदना है, ठीक है। अब देखो आप उसके पास ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे पहले चलो पैंट ही सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले पैंट सिलेक्ट, पहले ट्राउजर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ट्राउजर का कितना ऑप्शन है उसके पास, 20 ऑप्शन है। इस 20 ऑप्शन में से वो उसको तो एक ही चूज करना है, तो उसके पास कितना चॉइसेस है मेरे को ये बताओ। ट्राउजर सिलेक्ट करने के लिए उसके पास कितना चॉइसेस है, उसके पास 20 चॉइसेस है ट्राउजर सिलेक्ट करने के लिए, सिर्फ एक ट्राउजर सिलेक्ट करने के लिए। उस, मैं फिर बता रहा हूं ध्यान से समझो, उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए एक ट्राउजर और एक शर्ट, ये पेयर चाहिए ना, दिस ही नीड्स दिस पेयर राइट, एक शर्ट और एक ट्राउजर का पेयर उसको चाहिए। अब उसके सामने 20 ट्राउजर है, तो वो कोई एक सिलेक्ट कर सकता है, तो उसके पास 20 चॉइस है, तो 20 चॉइस से वो सिलेक्ट कर लिया। बहुत अच्छा, तो चलो मान लेते हैं कि उसने सपोज T4 सिलेक्ट किया, मान लेते हैं कि उसने T4 सिलेक्ट किया, तो उसका जो पेयर था उसमें अभी T4 आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, नेक्स्ट वो क्या सिलेक्ट करेगा, वो शर्ट सिलेक्ट करेगा। शर्ट के लिए उसके पास कितना चॉइस है, शर्ट के लिए उसके पास 30 चॉइसेस है। नाउ इन अमंग्स्ट दीज 30 चॉइसेस, तो वो तो एक ही सिलेक्ट कर रहा है, वो तो एक ही सिलेक्ट कर रहा है, तो अगर एक ही सिलेक्ट करेगा तो उसके पास शर्ट्स के लिए कितने चॉइस हुए, 30 चॉइस। अब बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं जो भी बोल रहा हूं अब एकदम ध्यान से सुनना। एक T4 जो उसने सिलेक्ट किया उसके साथ पेयर बनाने के लिए वो S1 भी चूज कर सकता है, S2 भी चूज कर सकता है, S3 भी चूज कर सकता है, ये भी चूज कर सकता है, ऐसे करके S30 तक चूज कर सकता है। तो मतलब अगर वो एक T4 चूज करे तो भी उसके पास 30 चॉइसेस हैं। अब मान लो अगर वो T4 नहीं सिलेक्ट करता, वो अगर T2 सिलेक्ट कर लेता, तो अगर T2 सिलेक्ट करता तभी भी तो उसके पास 30 चॉइसेस बच जाते उसके मैचिंग का शर्ट लेने के लिए। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राउजर का एक चॉइस के बदले शर्ट का 30 चॉइसेस मिल रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ट्राउजर का एक चॉइस के बदले 30 चॉइसेस ऑफ शर्ट्स आर देयर। तो अगर उसके पास 20 चॉइसेस है ट्राउजर्स लेने के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितना है वो उसके पास, 30 into 20 which is 600। तो इसका आंसर होगा 600। मुझे बताओ किसी को कोई भी कंफ्यूजन अगर है इसमें तो मुझे पहले बताओ, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। इफ यू हैव अंडरस्टूड राइट अ यस, इफ यू हैव अ कंफ्यूजन आस्क योर कंफ्यूजन। ओके गुड गुड। अबीर, अबीर, ज्योतिष्का, पीयूष, आई हैव नॉट रिसीव्ड योर रिस्पॉन्सेज अभी तक, बाकी सबका रिस्पॉन्स आ गया, गुड गुड। अबीर, पीयूष आपको समझ आया क्या? विक्रम, विक्रम को समझ में आ गया, विक्रम का आंसर आ गया। चलो ज्योतिष्का, यू ऑल्सो रिप्लाई। ओके, व्हाई आर वी डूइंग मल्टीप्लाइंग हियर? देखो ज्योतिष्का, ट्राई टू अंडरस्टैंड multiplication, why is multiplication needed? So let me explain this, let me explain this using an example with simpler numbers. Okay,
जैसे अब मान लो उसके पास इंस्टेड ऑफ 20 शर्ट 20 ट्राउजर उसके पास सिर्फ 4 ट्राउजर्स होता, T1 T2 T3 T4, और सपोज 3 शर्ट होता, S1 S2 एंड S3. नाउ टेल मी इफ ही सिलेक्ट्स T1, तो अल्टीमेटली उसे क्या चाहिए? ही वांट्स अ ट्राउजर एंड अ शर्ट पेयर, राइट? ही वांट्स अ ट्राउजर एंड अ शर्ट पेयर. तो अगर T1 सिलेक्ट करेगा तो T1 के साथ S1 आ सकता है, T1 के साथ S2 आ सकता है, S3 आ सकता है और S4 आ सकता है. फिर T2 के साथ भी S1 आ सकता है, S2 आ सकता है, S3 आ सकता है, S4 आ सकता है. T3 के साथ भी सेम, T4 के साथ भी सेम. तो कितना चॉइसेस हुआ? 1 2 3 4. 4 इंटू, अच्छा सॉरी S4 तो है नहीं इसमें, मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें S4 नहीं है, माय बैड. S3 तक ही है, S3 तक ही है. तो कितना हुआ टोटल? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो टोटल 12 चॉइसेस. ये 12 कैसे मिला? 4 ऑफ द ट्राउजर्स इंटू 3 ऑफ द शर्ट्स इक्वल टू 12. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes. ओके गुड. सो नाउ पहला वाला तो समझ में आ गया. अब आप बताओ मुझे दूसरा वाला का आंसर क्या होगा. अब आप मुझे बताओ कि दूसरा वाला का आंसर क्या होगा जब उसे सिर्फ एक गारमेंट लेना है. 2 people have answered it correctly. देखो अब क्या करना है? नाउ ही हैज टू परचेज ओनली वन गारमेंट. तो मतलब ही विल ईदर परचेज ईदर अ शर्ट और अ ट्राउजर, दोनों में से कोई एक ही चीज लेगा. नो ज्योतिष्का, देखो मैं समझा रहा हूँ. या तो शर्ट ले सकता है या ट्राउजर ले सकता है, दोनों में से कोई एक ही चीज लेगा वो. तो अब तो अगर जब he has to choose only one, either a shirt or a trouser, तो उसके पास टोटल ऑप्शंस कितना है? उसके पास 20 शर्ट 20 ट्राउजर है और 30 शर्ट है. तो टोटल उसके सामने 50 क्लोथ्स आर देयर, राइट? उसके सामने 50 कपड़ा है, उसमें से कोई एक लेना है. तो he has 50 choices. तो इसमें 30 plus 20 50 will be the answer. Is it clear to everyone? Any doubts? Let me know. If you have any doubts, let me know. सिंपल हिसाब है, सिंपल हिसाब है. उसके पास 50 ऑप्शंस है एंड ही हैज टू सिलेक्ट ओनली वन आउट ऑफ देम, सो 50 चॉइसेस. अगेन अ yes or a no guys, if did you understand or not? Great. चलो, so this was one basic example. अब देखो आपको पता भी नहीं चला और आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. So this is actually what we call, अब देखो अब आ जाता है थोड़ा सा थ्योरी, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं, डोंट वरी. सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसको क्या बोलते हैं? दिस जो हम लोग अभी अप्लाई किए ना, उसी को ही बड़ा बड़ा इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. ये क्या है? इफ वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन m ways एंड द सेकेंड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन n ways, तो अगर दोनों काम साथ में करना है तो वो m इंटू n हो जाएगा, और अगर ऑप्शन है कि दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं तो ऐड होगा. देखो यहाँ पे हमने वही किया है, यहाँ पे हमने वही किया. जब शर्ट और ट्राउजर दोनों लेना था तो मल्टीप्लाई किए थे, 30 इंटू 20 किए थे. और जब दोनों में से कोई एक ही लेना था तो वी एडेड. तो देखो ये असली जो चीज याद रखने का है वो ये है. अगर और है तो ऐड, अगर बोल रहे हैं ना और शर्ट और ट्राउजर तो ऐड कर देंगे, और अगर बोल रहे हैं शर्ट एंड ट्राउजर तो मल्टीप्लाई कर. अंडरस्टूड? एनी डाउट्स इसमें? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई एम श्योर. कुछ भी नहीं है, ठीक है. डाउट नहीं है तो आओ ये वाला सॉल्व करते हैं. चलो इसका आंसर बताओ. तो ये क्या है? ये सर आपने क्या बनाया है? ये कुछ नहीं है, ये एक तो छोटा सा मैप टाइप का है, जो कि इसमें जो एक एक सर्कल है इट रिप्रेजेंट्स ईच सिटी. जैसे सपोज ये सिटी ए है, ये अहमदाबाद है, ये बॉम्बे है, ये दिल्ली है, ये कैलकाटा है. ई से कौन सा शहर है मेरे को पता नहीं एक्चुअली, याद नहीं आ रहा है.
F से फरीदाबाद, एनी सिटी, तो ऑल दीज आर सिटीज। और ये क्या है, ये रोड डिस्टेंस है, तो ए के बीच का रोड ये है, बी से ये रोड है बनाया हुआ एक सिटी से दूसरा सिटी को कनेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, इन हाउ मेनी वेज कैन यू गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी एफ वाया सिटी बी, मतलब सिटी बी होके ही जाना है आपको ए से एफ। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। In how many ways can you go from city A to city F via city B? अब जब मुझे बोल दिया है कि सिटी बी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं है, तो भाई सिटी बी के थ्रू ही जाएंगे। तो ए से, एक सेकंड सॉरी, ए से बी में जाने का कितना रास्ता है, ओनली वन। सो देर इज वन वे टू गो फ्रॉम ए टू बी। तो चलो मान लो कि हम ए से बी में पहुंच गए, बहुत अच्छा। नाउ व्हाट, अब बी में आने के बाद मैं यहां खड़ा हूं, मेरे पास कितना ऑप्शन है डी जाने का, आई हैव 3 ऑप्शंस, राइट। मेरे पास 3 ऑप्शन है ना, तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आई कैन यूज टू गो टू सिटी डी। तो मेरे पास तो 3 ऑप्शन है यहाँ पे, और जब मैं सिटी डी पहुंच गया तो मान लो मैं कोई सा भी ऑप्शन लिया, कोई सा भी, या तो ये या किसी कोई भी एक लिया, नो नो आद्या। अब सपोज मैं डी पर हूं, यहां से एफ में जाने के लिए कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है ना। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनो, हम लोग सेम कॉन्सेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में लगाए थे वही यहां लगाने वाले हैं। यहां पे तो एक ही ऑप्शन है, तो ए से बी जाने का तो एक ही रास्ता है। अब जब मैं बी पर खड़ा हूं तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शन में लिख दिया। सपोज मैंने ये वाला रूट यूज किया, आई यूज दिस रूट, इफ आई यूज दिस रूट तो डी पर मैं आ गया, पर डी पर आने के बाद अगेन आई हैव 4 ऑप्शन। तो चलो इसको मैं अगर नाम दे दूं, ये सपोज रूट 1 हो गया, ये रूट 2 हो गया, और ये रूट 3 हो गया। तो रूट 1 ले लिया, उसके बाद आई हैव 4 ऑप्शंस, राइट। मेरे पास 4 ऑप्शन है टू रीच एफ। रूट 2 अगर मैं लेता हूं तो भी मेरे पास 4 ऑप्शन है टू रीच एफ। तो ये मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि मेरे को तो आई हैव टू कवर दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस। ऐसा तो है नहीं कि बी और डी और एफ में से कोई एक कवर करना है, ऐसा तो नहीं है। आई हैव टू कवर बोथ द डिस्टेंसेस। तो बी से डी भी जाना होगा और डी से एफ भी जाना होगा। तो अगर इस रास्ते से बी से डी जाते हैं तो भी 4 ऑप्शन, इस रास्ते से जाते हैं तो भी 4 ऑप्शन, और इस रास्ते से जाएंगे तो भी 4 ऑप्शन। सो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना होता है, 12, राइट, 12। सो 12, और ये वाला तो एक ही ऑप्शन है, इसमें तो कुछ और चेंज होगा नहीं। सो दैट मीन्स आंसर विल बी 1 into 3 into 4, which is 12 options. So there are 12 options via which I can go from city A to city F through city B. मुझे बताओ इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो। So since you have no doubts, so solve this for me. इसका आंसर क्या होगा ये बताओ, इसका आंसर क्या होगा। Four. Okay. Sheesh is telling 4. I have to go from city A to city F via city C. तो सिटी सी तक जाने के लिए एक ऑप्शन है। यहाँ पे आई हैव 3 ऑप्शंस, राइट, दिस, और यहाँ पे आई हैव 2 ऑप्शंस। तो सेम लॉजिक से आई कैन से द आंसर विल 1 into
3 into 2, which is 6 ways. So most of you have answered it correctly. Good. And अब मुझे इसका आंसर बता दो फाइनल. इसका क्या आंसर होगा? फटाक से बता दो. तो देखो अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है. क्वेश्चन इज आस्किंग नाउ कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी एफ. अब वो नहीं बोल रहा है कि वाया दिस जाना जरूरी है. कोई कांस्टेंट नहीं है, मैं जैसे चाहूं वैसे जा सकता हूं. अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे सिटी एफ में जाना है तो मैं इन दोनों में से आई विल चूज एनी वन रूट, राइट? ऐसा तो नहीं है कि मैं दोनों पे जाऊंगा. सो आई हैव टू चूज दिस और दिस. क्लियर? तो अगर इन दोनों में से कोई एक रूट चूज करना है तो ये तो और वाला केस हो गया ना. और वाला केस अगर हो गया, दैट मीन्स कि प्लस करेंगे. तो अगर मैं ये रूट चूज करता हूं तो देर आर 12 वेज, और अगर ये रूट चूज करता हूं तो देर आर 6 ऑप्शंस. तो टोटल कितना होगा? 12 plus 6, which is 18. So total 18 ऑप्शंस अवेलेबल है. क्या आप लोग समझ पा रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Are you able to understand this, everyone? Let's move ahead now. So these were some examples of permutation and combination. अब हम लोग ये समझते हैं permutation combination में होता क्या है. So permutation combination, एक सेकंड, ये थोड़ा स्लाइड्स. हाँ, कॉम्बिनेशन क्या, सबसे पहले कॉम्बिनेशन क्या होता है वो समझते हैं, फिर परम्यूटेशन पे आएंगे. सो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं. जैसे हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, सिलेक्शन ऑफ 3 बॉयज फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5. सपोज 5 बच्चे हैं. ठीक है, इनमें से आई नीड टू सिलेक्ट 3 बॉयज. 3 लोगों को सिलेक्ट करना है. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन जिसमें हम लोग सिर्फ सिलेक्ट करते हैं. अब देखो, सपोज मैंने सिलेक्ट किया, मैंने 1 2 3. कॉम्बिनेशन में हम लोग जब सिलेक्ट करते हैं, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले इसको सिलेक्ट करेंगे या पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, और या फिर ये लोग 3 जन जो सिलेक्ट हुए हैं ये लोग किस ऑर्डर में खड़े रहेंगे सिलेक्ट होने के बाद. ऐसे खड़े रहेंगे, मतलब ये बंदा बीच में रहेगा कि साइड में रहेगा कि इधर रहेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है. इसको हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं. सिर्फ सिलेक्ट करने से मतलब है, उसको अरेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं कि 5 जन था उसमें 3 को सिलेक्ट कर लिया, जो जैसा है वैसा है. ओके. परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट. मतलब हम सिलेक्ट भी कर रहे हैं और सिलेक्ट करने के बाद उसको अरेंज भी कर रहे हैं. तो इसमें द ऑर्डर इन विच आई प्लेस इज इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज मेरे पास 5 लेटर है, ए बी सी डी और ई. इन 5 लेटर्स में से आई वॉन्ट टू फॉर्म अ 3 लेटर वर्ड. तो अब 3 लेटर वर्ड फॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? 3 लेटर सिलेक्ट तो करना पड़ेगा. पहले तो सिलेक्ट करोगे फिर तो वर्ड फॉर्म होगा. तो आप चलो, आप मान लिया कि आपने सिलेक्ट किया लेटर बी डी और ई. सपोज बी डी और ई, ये 3 लेटर सिलेक्ट किए हम लोग. ठीक है.
तो ये 3 लेटर सिलेक्ट किए तो दिस स्टेप इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन। तो सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन ये 3 लेटर से क्या सिर्फ बी डी ई ये वर्ड बन सकता है? नहीं, हम तो इसमें भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। हम ऐसा भी तो वर्ड बना सकते हैं, बी डी बेड। हम ऐसा भी तो वर्ड बना सकते हैं, ई डी बी। हम ऐसा भी बना सकते हैं, ई बी डी। हम ऐसा भी बना सकते हैं, डी बी ई। और ऐसा भी बना सकते हैं, डी ई। तो सिर्फ सिलेक्ट करना ही नहीं जरूरी है इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए, वर्ड बनाने के लिए मेरे को सिलेक्ट करने के बाद अरेंजमेंट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस सीक्वेंस में ये लेटर्स आएगा, हर एक सीक्वेंस एक नया वर्ड देगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले सिलेक्ट करते हैं फिर अरेंज। फर्स्ट वी सिलेक्ट देन वी अरेंज। दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन। एनी कंफ्यूजन इन दिस वन? टेल मी। कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बताओ। कोई भी कंफ्यूजन इसमें है तो बताओ। ये सिर्फ ये 2 वर्ड्स जानना जरूरी है। आपको क्वेश्चन में यू डोंट हैव टू राइट कि ये परम्यूटेशन है कि ये कॉम्बिनेशन है, ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ यू मस्ट नो दैट व्हाट इज परम्यूटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शीर्ष, कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करने बोल रहे हो? देखो, मैं वापस से एक बार जिस्ट में बता रहा हूं। ये वाला जो चीज है, कॉम्बिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परम्यूटेशन मतलब कॉम्बिनेशन के साथ अरेंजमेंट, ऐसे याद रखिए। परम्यूटेशन का मतलब हुआ कि आप सिलेक्ट तो कर ले, तो सपोज ये 3 लेटर सिलेक्ट किए, बट इसके साथ फिर अरेंजमेंट भी कर दिए, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। बस यही, ये सिर्फ टर्म्स याद करना है इसमें, और कुछ एग्जाम में इसको क्वेश्चन में नहीं लिखना पड़ेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग डायरेक्टली इस पे। देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का बहुत सारा फॉर्मूला वगैरह भी होता है, पर मैं फॉर्मूला वगैरह कम से कम यूज करना सजेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला वगैरह में मेरे को लगता है सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि फॉर्मूला याद करना पड़ता है, और फॉर्मूला याद रखना बहुत मुश्किल है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके जितना तक हो सके क्वेश्चंस को निपटा देंगे। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। तो एक्चुअली ये पहला क्वेश्चन नहीं बोलेंगे इसको, दिस इज लाइक, ये इसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आएगा, पर कंडीशंस यही है। अब कंडीशन क्या है? देयर आर 5। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर देता हूं। लेट मी रिमूव दिस। आपके पास 4 डिजिट्स दिया हुआ है। यू हैव 4 डिजिट्स, एंड आपको निकालना है कि इन डिजिट्स को ही सिर्फ यूज करके, विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन मतलब एक डिजिट को एक बार से ज्यादा नहीं यूज कर सकते। तो आपको निकालना है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन एक बार पहले, अभी फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वंस। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन। आपको इसमें जैसे देखो, ये जो 4 डिजिट्स है, इसको यूज करके कितना वर्ड बन सकता है, क्या क्या नंबर बन सकता है? 1 2 4 5, 1 2 5 4, 1 5 2 4, ऐसे करके बहुत सारा 2 5 1 4, ऐसे करके बहुत सारा वर्ड्स, बहुत सारा नंबर्स बन सकता है। आपको निकालना है कि कितना वर्ड्स पॉसिबल है यूजिंग दिस। इसको थोड़ा ढंग से ट्राई करो, प्लीज ट्राई इट आउट, ट्राई इट आउट। हड़बड़ी में आंसर मत करो, ध्यान से समझो। हाँ, ध्यान से समझो कैसे करेंगे। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके ही करना है। इन हाउ मेनी
4 digit, how many 4 digit numbers can be formed? तो 4 digit number मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 digit। मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है? 1 2 4 और 5। तो अब मुझे बताओ कि जो पहला डिजिट जो है, फर्स्ट डिजिट में कौन कौन एक डिजिट बैठेगा? या तो 1 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 5। इन चारों में से कोई एक ही डिजिट बैठेगा ना फर्स्ट पोजीशन में। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास कितना चॉइस है? 4 चॉइसेस है। इतना तक सबको क्लियर हुआ? इतना तक सबको क्लियर है कि फर्स्ट पोजीशन के लिए सिर्फ आई हैव 4 चॉइसेस। अब मान लो कि 1 2 4 5 में से 2 बैठ गया है। सपोज आउट ऑफ दीज 4 2 यहां पे आ गया। सो नाउ सेकंड पोजीशन के लिए मेरे पास कितना ऑप्शंस अवेलेबल है बताओ? सेकंड पोजीशन नहीं विक्रम नहीं, सेकंड पोजीशंस के लिए कितना ऑप्शंस अवेलेबल है? 1 4 और 5। क्यों सर क्यों? क्योंकि 2 तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है और मैंने क्या बोला? विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन मतलब रिपीट नहीं हो सकता, एक डिजिट एक ही बार यूज होगा। तो अब 2 यूज हो गया तो मेरे पास क्या बचा? 1 4 और 5 बचा। तो ये कितना ऑप्शंस है? मेरे पास 3 ऑप्शन आ गया यहाँ पे। तो इन तीनों में से चलो कोई एक डाल दो, तुम सपोज 5 को ही डाल दो। अब तीसरा डिजिट के लिए कितना ऑप्शन बचा? सिर्फ 1 या 4। तो कितना ऑप्शन बचा? 2 ऑप्शन बचा। तो सपोज 4 डाल दिए। तो फाइनली यहाँ पे तो 1 ही है, एक ही ऑप्शन है तो वही आएगा। इसमें कोई और चॉइसेस ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है। तो पहला डिजिट के लिए 4 चॉइसेस, दूसरा के लिए 3, तीसरा के लिए 2, चौथा के लिए 1। आंसर क्या होगा? सबका प्रोडक्ट होगा ना। Why? बिकॉज यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना है कि पहला डिजिट तो चाहिए पर दूसरा डिजिट नहीं चाहिए। यहाँ और नहीं है ना कि ये भी ये ले ले या फिर ये ले ले या फिर ये ले ले। इसमें तो सारा डिजिट भरना पड़ेगा आपको। तो अगर यहाँ पे 2 आता है तभी भी यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। अगर यहाँ पे 4 आता है तभी भी 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। अगर 5 आता है तभी भी 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। तो इसीलिए the right answer will be 4 into 3 into 2 into 1 which is 24. Any doubts in this one? Tell me. इसमें कोई भी डाउट है तो बोलो। अगर इसमें जैसे एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ, अगर इसमें डाउट लगे तो नंबर ऑफ चॉइसेस को छोटा करके देखो। सपोज 1 2 और 4, सपोज हाँ ऐड नहीं करना था। तो सपोज 1 2 और 4 अगर होता आपके पास तो क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है? 124 142 214 241 फिर 412 421। तो यही हुआ ना। देखो पहला पोजीशन में जब 1 आ रहा है तभी भी 2 चॉइस यहाँ पे अवेलेबल है। जब यहाँ पे 2 आ रहा है तभी भी 2 चॉइस अवेलेबल है। बात समझ में आ रहा है? तो पहला पोजीशन में अगर यहाँ पे भी पहला पोजीशन में अगर 1 आएगा तो भी यहाँ पे 6 चॉइसेस अवेलेबल होगा। अगर 2 आएगा तो भी 3 इंटू 2 6 चॉइसेस अवेलेबल होगा। अंडरस्टूड? इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे बोलेंगे 3 चॉइसेस इंटू 2 चॉइसेस इंटू 1 चॉइस। ओके गुड। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। क्लियर? इसको हम लोग फैक्टोरियल भी बोलते हैं। यू हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग ऐसे 4 फैक्टोरियल भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। का मतलब क्या होता है? अगर जैसे मैं बोलता हूं फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू
1 इंटू 2 इंटू 3 अप टिल n। तो 1 से लेकर n तक सारा नंबर्स का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसको हम लोग फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आंसर इज 4 फैक्टोरियल, या फिर 24 भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। अब आ जा, तो अब तो इसमें डाउट, इसमें कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस वन, हाउ डिड वी गेट द आंसर 24, टेल मी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टोरियल का केस। फैक्टोरियल एक्चुअली देखो, ये फैक्टोरियल जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ एक टेक्निकल वर्ड है। जैसे यहाँ हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 किया ना। तो कोई भी नंबर को अगर 1 से लेकर उस नंबर तक का सारा डिजिट्स, सारा नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसको फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर बोलते हैं, और कुछ नहीं। दिस इज जस्ट अ साइड नोट। तो फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हैं 4 लिख के एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन को एक बार के लिए हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप ये वाला करो। अच्छा, अब बिफोर आई मूव अहेड, मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर दिया था, याद है? मैंने बोला था कि ये 0 हटा देते और इसको 4 डिजिट्स कर देते। तो अब क्वेश्चन मान लो यही है, अब क्वेश्चन मान लो यही है कि देर आर 5 डिजिट्स 0 1 2 4 एंड 5, और इसमें से मुझे 4 डिजिट नंबर्स निकालना है। तो अब मुझे सॉल्व करके बताओ। अब आंसर तो देखो, अब आंसर क्या हो सकता है? नाउ देयर कैन बी, अब हम लोग के पास 5 ऑप्शन है डिजिट्स का। तो मैं 4 डिजिट नंबर ऐसा भी बना सकता हूं, ऐसा भी बना सकता हूं, एनीथिंग, राइट? अब 0 भी इंक्लूडेड है, अब 0 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब सोच के ध्यान से अच्छे से समझ के मुझे सॉल्व करके इसका आंसर। ओके, राइट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देर आर 5 डिजिट्स, देर आर 5 डिजिट्स विदाउट रेपिटेशन, देर आर 5 डिजिट्स विदाउट रेपिटेशन। अब 5 डिजिट्स है पर मेरे को तो 4 डिजिट नंबर ही बनाना है भाई। तो 1 2 3 और 4, ये 4 डिजिट बनाना है मेरे को। अब पहला पोजीशन के लिए क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल है? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर 0 मैं लिख दूं, पहला पोजीशन में 0 लिख दूं, तो वो तो 4 डिजिट नंबर रहेगा ही नहीं, वो तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 0 तो भाई लिख ही नहीं सकते यहाँ पे। तो पहला पोजीशन के लिए क्या क्या चॉइस अवेलेबल है? 1 2 4 और 5। तो टोटल कितना? 4 चॉइसेस अवेलेबल है, टोटल 4 चॉइसेस अवेलेबल है। ठीक है, अब ये तो हो गया। तो मान लेते हैं इसमें से सपोज 2 आ गया। तो अब यहाँ पे सेकेंड डिजिट के लिए क्या क्या चॉइस अवेलेबल होगा? 1 4 और 5। क्यों? क्योंकि 2 तो आ नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि 2 तो यहाँ आ गया है, तो 2 नहीं होगा। और सर एक 0 भी तो होगा, क्योंकि 0 फर्स्ट पोजीशन में नहीं आ सकता, फर्स्ट पोजीशन में 0 नहीं आ सकता, सेकंड में तो आ सकता है। तो सेकंड में आ सकता है, तो अभी मेरे पास फिर 4 ऑप्शन अवेलेबल है।
अब मान लेते हैं कि इसमें से 5 गया, सपोज 5 लिख दिए यहाँ। तो अब क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, 1, 4 और 0। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 3 ऑप्शन अवेलेबल है। तो इन तीनों में से अब सपोज 4 को डाल दो, कुछ भी एक डाल दो। तो अब क्या बचा, 1 और 0 अवेलेबल है, 2 ऑप्शन अवेलेबल है। अब आप सपोज 0 को डाल दो। तो आपका फाइनल कितना हुआ, यू वांटेड 4 डिजिट्स, तो ये रहा। तो आंसर कितना होगा, 4 into 4 into 3 into 2, which is 4 4s are 16 into 6, 96. So the answer will be 96. Tell me if you have any doubts in this one. बहुत important है ये समझना, very important. Tell me if you have any confusion in this one. We will be solving these in the further classes. So thank you everyone for joining. My name is Aditya Goenka, and we are going to start class 11 maths classes from this week onwards. So see you, and please share this with your friends also जो कि class 11 में maths ले रहे हैं. I think it will be beneficial for them also. चलो, bye bye, have a happy Sunday. Oh, Jyotish, today Jyotishka का birthday. Today is my birthday. Happy birthday, Jyotishka, and God bless you. Enjoy your day. Obviously मैं नहीं बोलूंगा जाओ जाके पार्टी करो, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो पार्टी मत करो। घर पे रह के अच्छा अच्छा खाओ और मजे करो। ठीक है, चलो, सी यू गाइस, बाय बाय।